हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच कि आप सब ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग, जिसे सब घोस्ट कहकर बुला रहे थे, उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। वांगजी भी उस इन्वेस्टिगेशन टीम में था। वांगजी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेंग मिलता है, पर वेंग उसे लॉकर में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। वांगजी कुछ नहीं कर पाता। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे, पर जवाब किसी का भी नहीं। वो चाहता था कि वो पियर पर दौड़कर वापस जाए और वेंग को ढूंढे और उससे अपने सवालों के जवाब मांगे। वेंग वांगजी की टीम को एक्सप्लोजन के बाद बाहर निकाल लिया गया था। वांगजी ने जहां तक सिचुएशन को समझा था, किसी को भी वेंग पर शक नहीं हुआ था कि वो दोनों तरफ से काम कर रहा है। चाहे जो भी रीज़न हो, पर वेंग बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर चल रहा था। वांगजी अपने वेंग को इन सब से बाहर निकालना चाह रहा था और उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। तभी उसे अपने भाई और जियांग वैनियन की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ही वांगजी को देखकर बहुत कंसर्न थे। उन दोनों को देखकर वांगजी खुद को संभालता है। वो तीनों ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों स्टेशन पर वापस जाते हैं। लांशी चैन दोनों वांगजी और जियांग वैनियन को छोड़कर फॉरेंसिक्स की तरफ जाने लगता है। उसके जाने के बाद वांगजी और जियांग वैनियन दोनों अपने ऑफिस की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को निये मिंगजुए और मैंग्याओ मिलते हैं। निये मिंगजुए सबको उन सभी ऑर्डर्स के बारे में बताता है जो उनके हायर ऑफिसर्स ने दिए थे पियर पर एक्सप्लोजन के बारे में। वो चाहते थे कि निये मिंगजुए और उसकी टीम उनके साथ मिलकर अंडरकवर में काम करें ताकि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन ख़त्म हो सके। उन्हें घोस्ट, वेवुशियन और उसके साथ काम करने वाले लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वांगजी और जियांग वैनियन रात के टाइम उसी बार में फिर से जाते हैं। वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर कभी वापस भी आएगा, जहाँ उसने पहली बार घोस्ट के बारे में सुना था। बारटेंडर वांगजी को देखते ही पहचान गया था और वो फिर एक बार वांगजी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जियांग वैनियन भी बार में इधर उधर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो बारटेंडर वांगजी से कहता है कि यहाँ तुम्हें वापस से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, तो बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि वाटर। बारटेंडर वांगजी से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम और कुछ नहीं ट्राई करोगे, मैं बहुत ही अच्छी कॉकटेल बनाता हूँ। वांगजी कहता है कि नहीं। बारटेंडर समझ जाता है कि उसकी कोई ट्रिक नहीं काम कर रही है। वो पानी का गिलास उठाकर वांगजी के सामने रख देता है और उससे कहता है कि अब तो अपना नाम बता दो। वांगजी जवाब देते हुए कहता है कि बाद में, और ये कहकर वो पानी पीने लगता है। अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पर और लोगों ने उस वेटर को बुला लिया था। वांगजी एक बार फिर बार में इधर उधर देखने लगता है कि अब वो किससे पूछे। तभी उसे क्लब की ओनर दिख जाती है। वो काफ़ी अच्छी थी देखने में, लेकिन उसके चेहरे से बहुत ही कोल्ड नेचर पता चल रहा था। इससे पहले कि वांगजी उसके पास जाकर कुछ पूछ पाता, तब तक वो बारटेंडर वापस आ चुका था। वो वांगजी से उसका नाम जानने के लिए ज़िद कर रहा था। तभी न जाने उस बारटेंडर को क्या सोचता है, वो वांगजी से कहता है कि या तो अपना नाम बता दो या मुझे किस कर लो। अब तो वांगजी का पेशेंस ख़त्म हो गया था। उसने अपना पानी का गिलास नीचे रखा और बारटेंडर से कहा, यहाँ नहीं। ये कहकर वांगजी सीट पर से उठा और रेस्टरूम की तरफ जाने लगा। जियांग वैनियन उससे इशारे से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, पर वांगजी कोई रिप्लाई नहीं देता। बारटेंडर भी वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांगजी रेस्टरूम के सबसे लास्ट वाले पार्ट में एंटर हुआ और बारटेंडर के अंदर आने का वेट करता रहा।
वांगजी ने बारटेंडर को बैठने का ऑर्डर दिया। बारटेंडर बहुत खुश था ये सब देखकर। वो वांगजी से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो। वांगजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बारटेंडर ये देखकर और खुश हो जाता है और वांगजी से उसकी गोद में आकर बैठने के लिए कहता है। वो कुछ और कह पाता उससे पहले वांगजी ने अपनी गन उसकी चिन के नीचे रख दी थी। फिर उसने बारटेंडर से कहा कि मुझे तुम घोस्ट के बारे में सब कुछ बताओ। वांगजी किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुआ था। वांगजी जानता था कि उसका ये तरीका सही नहीं था, लेकिन उस बारटेंडर ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, जिसकी वजह से लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बारटेंडर लड़खड़ाती हुई जवान में कहता है, कौन? वांगजी ये सुनते ही अपनी गन को थोड़ा और प्रेस करता है और बारटेंडर से कहता है कि मुझे घोस्ट के बारे में सब बताओ। बारटेंडर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो वांगजी से कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम्हें जो बताया था मैं बस उतना ही जानता हूँ। ये सुनकर वांगजी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बारटेंडर कहता है, ओके ओके, प्लीज़ अपनी गन सही से रखो, प्लीज़ अपने गन से मेरे हेड को मत उड़ा देना, मुझे कुछ टाइम दो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर वांगजी अपनी गन वापस खींच लेता है और दरवाजे के सहारे खड़ा हो जाता है। बारटेंडर डर के मारे कांप रहा था। वो वांगजी से कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो लोग वेंस को काफ़ी महीनों से परेशान कर रहे हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि वेंस कैसे काम करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि उनका कोई पर्सन है जो वेन क्लैन में है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वांगजी को ये सुनकर तुरंत वेंग का ख्याल आता है। बारटेंडर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है, क्योंकि उन्हें हमेशा पता रहता है कि वेंस कब और कहाँ अपनी डील करेंगे, और जो इनसाइडर है वेन फैमिली का मेन मेंबर है, क्योंकि ज़्यादातर प्लान्स वेंस की फैमिली द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये सुनकर वांगजी सोचता है इसका मतलब वेंग नहीं, कोई और ही है। वेंग अकेले नहीं काम कर रहा था, वो इनसाइडर ही वेंग को सारी इन्फॉर्मेशन देता होगा। वांगजी उस बारटेंडर से कुछ और पूछता, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वांगजी को गुस्सा आ रहा था। वो बारटेंडर से इशारे से चुप रहने के लिए कहता है और अपनी गन को छुपाकर दरवाज़ा ओपन करता है। वांगजी की गर्दन पर किसी ने नाइफ़ रख दी थी। वांगजी अपनी गन भी नहीं मूव कर पा रहा था। उसकी गर्दन से हल्का सा ब्लड आने लगता है। ये वही वुमन थी जिसे वांगजी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। बारटेंडर उसे देखते ही कहता है, दाजी। वो वुमन एक वेन थी, क्योंकि उसके हाथ पर वेंस का सिंबल बना था। वांगजी जो पहले ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया था, वो वुमन बारटेंडर से कहती है कि तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगी। बारटेंडर को इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहती है। वांगजी बिल्कुल चुप था। वो वुमन नाइफ़ को हल्का सा प्रेस करते हुए वांगजी से कहती है कि कॉप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हें क्या चाहिए? वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस वुमन को उसके बारे में पता कैसे चला, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि उस टाइम कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता था। वो वुमन वांगजी की आंखों में देखते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ब्रेव हो, है ना? तुमको पता है कि यहाँ कितना खतरा है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। कुछ देर बाद वो वुमन अपनी नाइफ़ वापस अपनी जगह पर रख लेती है। वो वांगजी से कहती है कि अपने फ्रेंड को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ। आज रात टाइम सही नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वेन चाओ को पता लग गया है कि यहाँ कॉप्स आए हैं, इसीलिए वो यहाँ आने वाला है। बेटर रहेगा कि तुम लोग बैक डोर से निकल जाओ। ये कहकर वो वांगजी की तरफ दरवाज़े की चाबी फेंक देती है। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होगा। वो वुमन दोबारा से वांगजी से कहती है कि किसका वेट कर रहे हो, जल्दी करो, इससे पहले वेन चाओ यहाँ आ जाए। वांगजी उस वुमन को थैंक यू कहता है और जल्दी जाने लगता है।
जियांग वैनियन को अपने साथ वहाँ से निकालने के लिए। तभी वो वुमन वांगजी से कहती है, हे लान वांगजी। वांगजी अपना नाम सुनकर एकदम से रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। वो वुमन वांगजी से कहती है कि वो ज़्यादातर पियर के आसपास ही रहता है। वांगजी समझ गया था कि वो किसके लिए कह रही थी। वांगजी के दिल में अपने वेंग से मिलने की उम्मीद फिर एक बार जाग जाती है। वो फिर एक बार धीरे से उस वुमन को थैंक यू बोलता है। वांगजी जियांग वैनियन का हाथ पकड़कर बाहर से जाने लगता है। जियांग वैनियन वांगजी से कहता है, ये क्या कर रहे हो वांगजी? वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वैन चाओ यहाँ आने वाला है। जियांग वैनियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी जियांग वैनियन से कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। वांगजी डोर के इमरजेंसी एग्ज़िट से वहाँ से बाहर निकल जाता है जियांग वैनियन के साथ। थोड़ी दूर जाने पर जियांग वैनियन वांगजी से कहता है, ये सब क्या था वांगजी? तुम्हें कैसे पता चला कि वैन चाओ बार में आने वाला है और तुम्हें बैक डोर की चाबी कैसे मिली? वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि एक वैन ने मेरी हेल्प करी थी। वो जियांग वैनियन से कहता है कि उस वुमन ने मुझे वैन चाओ के बारे में बताया और बाहर से निकलने के लिए बैकडोर की चाबी भी दी। उस वुमन ने मुझसे कहा कि वैन चाओ को हमारे बारे में पता चल चुका है। जियांग वैनियन बिल्कुल शॉक्ड था। वो वांगजी से कहता है कि क्या एक वैन ने तुम्हारी हेल्प करी है? वांगजी ये सुनकर हाँ कहता है। जियांग वैनियन फिर से वांगजी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वैन वुमन हमारे घोस्ट के साथ काम करती है? वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऐसा हो भी सकता है और मुझे लगता है कि वो वुमन एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है वैन्स फैमिली की। वांगजी जियांग वैनियन को रेस्टरूम के बारे में बताता है, लेकिन वो पार्ट नहीं बताता जो उस वैन वुमन ने वेइंग के बारे में बताया था। वांगजी जानता था कि वो सेल्फिश है क्योंकि उसने जियांग वैनियन से बातें छुपाई थी, लेकिन वो चाहता था कि वेइंग को सबसे पहले वही ढूंढे और उससे पूछे कि क्या रीज़न है जो वेइंग ये सब कर रहा है, ताकि कोई और वेइंग को जज ना कर सके। अगर लैन शिरेन को इन सब के बारे में पता चल गया होता तो न जाने क्या हो जाता और वो क्या सोचता वांगजी के बारे में। वांगजी और जियांग वैनियन अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जब तक घर पहुंचता है तब तक लैन शिरेन सो गया था और खाना फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन वांगजी को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। उसने शावर ली, फिर कपड़े चेंज किए और अपने बेड पर लेट गया। उसको अपने सपनों में भी सिर्फ वेइंग की हंसी ही सुनाई देती थी। निये मिंगजुए ने सबको एक हफ्ते की छुट्टी दे दी थी ताकि सब दोबारा से खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि ड्यूटी के अलावा उन सब की फैमिलीज़ भी थी। वांगजी को ये सारे इमोशंस समझ में नहीं आते थे क्योंकि उसके पास सिर्फ उसके अंकल थे जो काफ़ी टाइम से कोल्ड नेचर के ही थे और वांगजी और उसके भाई से क्राइम सीन्स पर अक्सर मिल ही जाते थे। वांगजी को पता था कि भले ही उसका भाई कभी कंप्लेन नहीं करता, लेकिन इतनी सारी डेड बॉडीज़ को इन्वेस्टिगेट करना कितना ज़्यादा थकाने वाला होगा। इसलिए वांगजी को उम्मीद थी कि कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी में लैन शिरेन के दिल को थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा ना। इन सब के बीच में भी वांगजी वेइंग के बारे में नहीं भूला था और वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं जो उस वैन वुमन ने उसे दी थी। इसलिए जब भी वांगजी को मौका मिलता था वो पियर पर पहुंच जाता था अपने वेइंग को ढूंढने। वो अपने वेइंग को फिर से एक बार देखना चाहता था और उससे अपने सवालों के जवाब चाहता था। पियर के किनारे पर खड़े होकर वांगजी हमेशा डार्क सी की तरफ देखता रहता था, इस उम्मीद में शायद एक मिरेकल हो और उसे अपना वेइंग देखने को मिल जाए जिसने वांगजी का दिल चुराया था। वो ज़्यादातर सुबह होने के साथ ही वापस लौट जाता था। एक दिन वांगजी वेइंग का वेट कर रहा था, तभी किसी ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। वो आवाज़ सुनते ही मानो वांगजी का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रेयर्स सुन ली गई हों इतना इंतज़ार करने के बाद।
वांग जी जैसे ही वापस मुड़ा, उसने देखा कि एक पर्सन पूरे ब्लैक कपड़ों में साइड में एक जगह पर बैठा हुआ था। उसने मास्क भी नहीं पहना था। मूनलाइट में उस पर्सन का हैंडसम फेस हल्का हल्का सा दिख रहा था। उसके हेयर्स बंधे हुए थे और कुछ हेयर्स उसके फेस पर आ रहे थे, जिन्हें वांगजी खुद अपने हाथों से हटा देना चाह रहा था। लान वांगजी के मुंह से जो वर्ड निकलता है वो था वेइंग। वेंग हंसते हुए वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुमने किसी घोस्ट को देख लिया हो। वेंग अपने हाथों को अपनी जेब में रखे हुए वांगजी के पास पहुंच जाता है। वांगजी किसी तरीके से खुद के इमोशंस को कंट्रोल किए हुए था, ताकि वो वेंग पर अपने सवालों की बारिश ना कर दे या फिर अपना लव ना कन्फेस कर दे। वेंग लैंजैन के एकदम नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, हाय। वांगजी की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो वेंग को अपनी बाहों में भर ले। वेंग स्माइल करते हुए कहता है, लैंजैन, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, लेकिन अब तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर और हैंडसम लगने लगे हो। ये बात गलत है ना लैंजैन? लेकिन अभी भी तुम वही लैंजैन हो जिससे सालों पहले मिला था। वांगजी वेंग से कुछ कहना चाह रहा था, उससे पहले ही वेंग वांगजी से कहता है कि मुझे पता है लैंजैन। ये कहते ही वेंग का चेहरा उदास हो जाता है, जो लैंजैन को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वेंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लैंजैन, मुझे पता है कि तुम कई सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। वांगजी ये सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, पर उसे ये भी पता था कि उसके पास कोई राइट्स नहीं थे। वांगजी वेंग से ओके कह देता है। वेंग वांगजी से कहता है कि चलो हम वॉक पर चलते हैं, और मैंने तुम्हारा ये खूबसूरत फेस मिस किया बहुत ज़्यादा वांगजी। वांगजी ये सुनते ही शर्मा जाता है। उसके गाल बिल्कुल रेड हो गए थे। वेंग हंसने लगता है ये देखकर। वो और वांगजी साथ साथ चल रहे थे। वेंग वांगजी से पूछता है कि तुम्हारा भाई कैसा है। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो ठीक है। फिर वो वांगजी से जियांग वैनियन के बारे में पूछता है। वांगजी कहता है कि वो भी ठीक है। कुछ देर चुप रहने के बाद वांगजी वेंग को सच बता देता है कि जियांग वैनियन और उसका भाई रिलेशनशिप में है। ये सुनते ही वेंग एकदम से शॉक्ड रह जाता है और वांगजी की तरफ मुड़कर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि गगा और जियांग वैनियन बॉयफ्रेंड्स हैं। वेंग अपने सीने पर हाथ रखता है और वांगजी से कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। वांगजी अपना फ़ोन निकालकर वेंग को वीचैट पर लैन शीचेन की प्रोफाइल पिक्चर दिखाता है, जिसमें जियांग वैनियन और लैन शीचेन दोनों ही थे। वेंग शॉक्ड था ये न्यूज़ सुनकर। वो वांगजी से कहता है कि OMG, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब भी हो जाएगा। वांगजी वेंग से बताता है कि उन दोनों को डेट करते हुए 2 साल हो गए। वेंग ये सब सुनकर एक किनारे पर रुकता है और वांगजी से कहता है कि 4 साल कितनी जल्दी बीत गए ना वांगजी। वो फिर वांगजी की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे वो सब बताओगे जो मैंने इन 4 सालों में मिस कर दिया। वांगजी ये सुनकर वेंग को धीरे धीरे सारी बातें बताने लगता है। वेंग के चेहरे पर जो उदासी आ गई थी, अब वो धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी थी। वांगजी वेंग के चेहरे के सारे इमोशंस को बहुत ध्यान से देख रहा था। वांगजी वेंग से कहता है कि मैंने तुम्हारी एक नोटबुक चुरा ली थी। वेंग ये सुनकर वांगजी से कहता है, राइटियस लैनर गागा, क्या हो गया? वांगजी वेंग से कहता है कि राइटियस लैनर गागा बहुत पहले ही मर चुका, और मैं अपने पास ऐसी कोई चीज़ रखना चाहता था जो तुम्हारी हो। वेंग ये सुनकर वांगजी से कहता है, क्या मतलब जो मेरी हो? वांगजी कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे ये यकीन रहे कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। वेंग वांगजी से पूछता है कि तुमने कौन सी नोटबुक अपने पास रखी है। वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि वही जो तुम हमेशा अपने साथ रखते थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुमने उसे छोड़ दिया जिस दिन तुम्हें वेंस ने पकड़ा था। वेंग कन्फ्यूज्ड था क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कौन सी नोटबुक।
के बारे में वांगजी बात कर रहा है। वांगजी उसको एक लास्ट हिंट देता है कि वही नोटबुक जिसमें वेइंग ने उसकी फ़ोटो अपने हाथों से बनाई थी और उसे रखा भी हुआ था। वेइंग ये सुनते ही वांगजी से कहता है कि अच्छा वो नोटबुक, वो तो काफ़ी मैसी है ना। वांगजी वेइंग से पूछता है कि तुमने उस नोटबुक को छोड़ा क्यों था उस दिन। वेइंग कहता है कि मैं गलती से भूल गया था, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। वांगजी उससे कहता है कि तुमने वो पिक्चर क्यों रखी थी नोटबुक में। वेइंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो मेरा मास्टरपीस थी। फिर जब उसकी हंसी बंद हुई तब वेइंग ने वांगजी से कहा क्योंकि तुम थे उस फ़ोटो में। ये सुनते ही वांगजी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो कुछ पूछ पाता तभी वेइंग ने कहा मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वांगजी की तरफ मुड़ा और रेड रिबन जिससे उसने अपने हेयर्स को बांध रखा था उसे निकालकर वांगजी के लेफ़्ट हैंड की रिस्ट के अराउंड बांध दिया। वेइंग वांगजी से कहता है कि अब तुम्हारे पास एक और चीज़ है खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। ये कहकर वो वांगजी के हाथ को उठाता है और उस पर बंधे रिबन को अपने लिप्स से किस कर लेता है। वो वांगजी से पूछता है कि वांगजी क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। वांगजी वेइंग की खूबसूरत आँखों में झांकता हुआ कहता है हाँ। वो फिर वांगजी से पूछता है कि क्या तुम इस बात पर भी यकीन करते हो कि मैंने किसी भी वेंस को नहीं मारा है। ये सुनकर वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेइंग से क्या कहे। वेइंग वांगजी के हाथ पर बंधे रेड रिबन को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है वांगजी फिर मिलते हैं। वांगजी की आंखों के सामने वेइंग उस अंधेरी रात में गायब हो जाता है। वांगजी अपने हाथ पर बंधे उस रिबन को बहुत प्यार से देख रहा था। वो अपने हाथ को उठाता है और उस रिबन पर जहाँ वेइंग ने किस किया था वहीं पर वो भी अपने लिप्स से किस कर लेता है। तो यहीं पर हमारा ये आज का पार्ट ख़त्म होता है। आप सब मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये पार्ट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना आप लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।